सम्राट अशोक के बाद ही दक्षिण पश्चिम भारत में एक शासक सातवाहन का उदय होता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने अपने नाम का सिक्का यानी कि मुद्रा भी चलाई, जिसको आप लोग भी देख सकते हैं। जिस मुद्रा पर सम्यक संस्कृति का प्रचलित चैत्य बना हुआ है, जिस पर पाली भाषा में ऋग्ने गौतमी पुतस सिरी सातकनिश लिखा हुआ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। वैसे तो आज भ्रमिक लोग सातवाहन को भी अपना भ्रमिक समुदाय का अनुयायी बताने से नहीं चूकते हैं, लेकिन प्रमाण ठीक उल्टा मिलता है। आज देश के दक्षिणी क्षेत्रों में बने अजंता, एलोरा जैसे अनेक स्थानों को देख सकते हैं, जिनमें सम्यक संस्कृति की अति विशिष्ट ज्ञान शैली को दर्शाया गया है। इस निर्माण का सारा श्रेय सातवाहनों को जाता है। सम्राट अशोक के जैसे सातवाहन के संस्थापक ने भी अपना नाम धम्म लिपि और पाली भाषा में शिला पर उकेर दिया, ताकि आगे मेरे नाम और मेरे काम पर किसी को कोई गलतफहमी ना हो। पाली भाषा में वह नाम राया सिमुक सातवाहनों सिरिमतो लिखा हुआ है, जिसको आप लोग भी चित्र में देख सकते हैं। दूसरी बात, सातवाहन के समय सभी जानकारी को धम्म लिपि और शिलाओं पर लिपिबद्ध किया गया था। वैसे तो सातवाहन साम्राज्य सम्यक संस्कृति का बहुत ही बड़ा पोषक शासन था। अपने राज क्षेत्र के अंदर धम्म लिपि में लिखे हुए बहुत से अभिलेख के साथ चैत्य, मठ और बुद्ध विहार का निर्माण किया था। सातवाहन वंश का उसी धम्म लिपि से लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है, जो नाणे घाट महाराष्ट्र से मिला है। उस अभिलेख पर धम्म लिपि में कसन वासुदेवा लिखा है। अब इस नाम को देखकर लेखक अपना अनुमान लगाने लगते हैं। क्या है कि ये लोग सीधी लकीर में कुछ दूर निशान देखकर रथ के चक्के का अनुमान लगा देते हैं। किसी की मुद्रा पर घोड़े का निशान देखकर अपना अश्वमेध यज्ञ कराने लगते हैं। अब भला इनकी कथा कहानियों के पात्रों के नाम के जैसा यदि कोई नाम मिल जाए तो भला इनके लेखक कैसे चुप रह सकते हैं। इस नाम को देखकर इनके लेखक लगे सुरताल मिलाने, लेकिन इन लेखकों को सुरताल मिलाने से पहले ये तो बताना चाहिए कि यह सातवाहन शासक के अंदर कसन वासुदेवा नाम का पात्र आज से कितने वर्ष पूर्व का है, और वहीं तुम लोगों द्वारा स्थापित महाभारत का पात्र द्वापर युग का है। द्वापर का समय काल तो तुम ही लोग तय किए हो, फिर दोनों पात्रों के बीच में समय का इतना बड़ा फासला क्यों? चलो माना कि समय की गिनती में तुम लोगों से कोई भूल हो गई होगी, लेकिन लगे हाथ ये भी बता दो कि जब कसन को लिखना या लिखवाना आता था, तभी तो अपने नाम के सहित सारी जानकारी लिखवाया था। अब अगर वह कसन तुम लोगों द्वारा प्रचारित महाभारत की कथा वाला पात्र किसन है, तो उसने अपनी बेशकीमती गीता ज्ञान धरोहर को अपने द्वारा लिखित अभिलेख की लिपि धम्म लिपि में लिपिबद्ध क्यों नहीं करवाया था? सच यह है कि आज के कुछ तथाकथित लेखक अपने स्वार्थ में अंधे होकर भ्रम का पुलिंदा बना रहे हैं, क्योंकि अब राजपूत और मुगल दरबार में रहने वाले ब्रह्मांडों की अंधेर नगरी चौपट राजा मूर्ख दरबारी अज्ञानी प्रजा वाली जानकारी नहीं है। अब यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय सम्यक संस्कृति के साक्ष्यों का जखीरा खड़ा कर दिया। तुम लोगों द्वारा भ्रम के ऊपर खड़ी गई बालू की भीड़ काल्पनिक कहानियों का साम्राज्य अब ढहना शुरू हो गया है, क्योंकि यह भ्रम का पुलिंदा मात्र है। सातवाहन साम्राज्य में ही एक शासक हुए थे, जिनका नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जिन्होंने अपने नाम को धम्मलिपि द्वारा स्तूप पर लिखा था। स्क्रीन पर स्तूप का चित्र दिखाया जा रहा है। इस स्तूप पर ऊपर वाली लाइन में सिरी सातकर्णीस लिखा हुआ देखा जा सकता है। आज का श्री शब्द आज की संस्कारित भाषा लिपि का है, जबकि इसका प्रथम उपयोग सम्यक संस्कृति में मिलता है, जिसको धम्म लिपि में और नागरी लिपि में सिरी लिखते हुए सिरी से संबोधन होता था, जिसको आप लोग सातवाहन से प्राप्त अभिलेख, सिक्के और स्तूप पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इस सिरी का अर्थ सम्मानीय होता था। तीसरा नाम है पुष्यमित्र शुंग का, जिसका भरूच की खुदाई से काफी साक्ष्य मिला है, जिसमें कोई भी साक्ष्य वैदिक समर्थक होने का नहीं है। फिर भी आज के लोग पुष्यमित्र शुंग को भ्रमिकों का समर्थक बताने पर उतावले रहते हैं। अगर आपको भरूच से मिले साक्ष्यों का वर्णन चाहिए तो वैदिक युग का घालमेल पुस्तक में पेज नंबर 87 में आप देख सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लिखित या शुंग के कार्यकाल में किसी के द्वारा लिखवाई गई किसी भी वैदिक लिपि में संस्कृत का साक्ष्य नहीं मिला। उल्टे शुंग के समय का धम्म लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है, जिसे आप लोग भरूच के अध्याय में देख सकते हैं।
वैसे आज के समय में बहुत से लोग पुष्यमित्र शुंग की राजधानी को साकेत यानी कि अयोध्या में होना निश्चित करते हैं, जबकि अयोध्या की पहली खुदाई में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1862-63 में हुई। इसके बाद सर अलोइस प्रूरर ने 1889-91 में खुदाई की, जिसमें बुद्ध विहार के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। पुनः प्रोफेसर A.K. नारायण ने 1969-70 में तीसरी बार खुदाई की, लेकिन फिर भी बुद्ध विहार को छोड़कर कुछ नहीं मिला था। चौथी बार न्यायालय के आदेश के अनुसार 2003 में फिर से खुदाई होती है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित कोई किला या कोई अन्य प्रमाण आज तक वहां नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की पूरी जानकारी, सही जानकारी प्राप्त करें, तो हमें भी पढ़ना होगा और इस बात का भी ध्यान देना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। उस पुस्तक के लेखक के बारे में पूरी जानकारी रखें, क्योंकि इतना भ्रम फैला दिया गया है कि मुश्किल हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।